Good morning, student. So, in last video we have started our lesson number 2, which is New Kings and Kingdom, and also we have read at page number 17. So now today's topic is administration in the kingdoms. ठीक है ना, कि अब राज्य में कामकाज कैसे चला करते थे। अब हम आज वो पढ़ेंगे। हमने उस दिन डायनेस्टीज और एम्पायर वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, कि अब राज्य में कामकाज कैसे हुआ करते थे। देखिए, मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ द सच क्लेम्स। तो उस टाइम राजा जो थे वो अपने लिए नए नए टाइटल्स चुनने लगे थे, अपने आप को एक नया नया टैग देने लगे थे। कुछ राजा अपने आप को महाराजा धीराज कहते थे, है ना, कि उस पूरे एरिया का अपना सबसे बड़ा राजा अपने आप को समझने लगे थे। कुछ अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब 3 जगहों का अपने आप को राजा समझने लगे थे, जैसे पृथ्वी का, स्वर्ग का और पाताल का। वो तीनों जगह का अपने आप को सबसे उच्च कोटि का मतलब राजा समझने लग गए थे ना। इस तरीके से वो अपने आप को टाइटल देने लग गए थे कि हम सबसे महान है, सबसे ग्रेट किंग है। जबकि दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंतास एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स। मतलब क्योंकि अब जो राजा हुआ करते थे, अब राजा के पास इतनी पावर नहीं बची हुई थी, तो अब वो अपनी पावर्स को जो थे उनके वो किसके साथ शेयर किया करते थे, सामंतास के साथ, पीजेंट्स के साथ, है ना। इस तरीके से मतलब ये जो राजा थे जो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल देने लग गए थे, ये सिर्फ बड़े बड़े क्लेम करते थे कि हम इतने बड़े राजा हैं, हम ऐसा कर सकते वैसा, बाकी अंदर से खोखले थे, बस ये अपने आप को क्लेम ऐसा करते थे। जबकि इनको अपनी पावर्स को क्या करना पड़ता था कि ये सामंतास के साथ इनको शेयर करनी पड़ती थी, पीजेंट मतलब किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, ब्राह्मण के साथ इन्हें अपनी पावर्स, मतलब अगर कोई डिसीजन लेना तो उनसे भी डिस्कस थोड़ा इनको करना पड़ता था। इनके पास इतनी पावर नहीं रह गई थी, बट ये उनके ऊंचे क्लेम्स थे कि हम महाराजा धीराज हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं। इस तरीके से इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। मतलब हर स्टेट में मतलब जितने भी हमें रिसोर्सेज जानने को मिलते थे, दैट इज पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस who were often persuaded or completed to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord. When asserted that he owned the land, revenue was also collected from traders. अब देखिए, अब क्या होने लगा था कि रिवेन्यू भी लोगों से कलेक्ट किया जाने लगा था। रिवेन्यू सेंस मीन्स टैक्स होता है। रिवेन्यू मीन्स क्या होता है? इन द सेंस टैक्स। अब राजा जो थे वो लोगों से टैक्स भी इकट्ठा करने लग गए थे। जैसे कि जो किसान थे उनसे वो कह देते थे कि या तो जो आप उगा रहे हो वो हमें दो, या तो अगर पैसे हैं तो पैसे दीजिए, मगर ज़्यादा वो कोशिश करते थे किसानों से वो उनका उगाया हुआ ही ले लिया करते थे। कैटल कीपर्स से भी दूध वगैरह है तो दूध ले लिया करते थे, या अपने महल में काम वगैरह करवा लिया करते थे। आर्टिसंस के अंदर कौन कौन आ जाएगा? आर्टिसंस के अंदर जो गोल्ड स्मिथ जो होते हैं ना, आयरन स्मिथ, जैसे सुनार हो गए, लोहार हो गए, ये इस तरीके के लोग आने लगे और उनसे भी एक तरह का टैक्स मतलब कि ऑब्टेन करने लग गए, उनसे टैक्स वसूलने लग गए। ओके, तो समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट। एक तरह से उस टाइम इसको रेंट जैसा क्लेम करने लग गए थे। ओके, हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, जिनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, खुद के घर होते थे, तो उनसे भी राजा टैक्स वसूलने लगे थे। ओके, 400 टैक्सेस। अब देखिए 400 प्रकार के टैक्सेस थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द, अगर हम इंस्क्रिप्शन में देखें, चोलास के जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि चोलास तमिलनाडु में मतलब उनका एक राज्य था, वहाँ पे वो राज किया करते थे, तो उनका एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है कि वहाँ पे 400 तरीके के टैक्सेस लगाए गए हैं, वो भी कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वैत्ती। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स इसमें था वैत्ती, जिसका मीन्स था द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये ऐसा टैक्स था कि जिसमें इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, मतलब जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है या आयरन स्मिथ है, तो जैसे गोल्ड स्मिथ मीन्स समझ रहे हैं ना, सुनार, और आयरन स्मिथ मीन्स क्या हो जाएगा? लोहार। तो इनसे क्या करते थे कि इनसे टैक्स ना वसूल करके ये इनसे काम करवा लिया करते थे। इनसे सुनार लोगों से मतलब ये गोल्ड ले लिया करते थे, लोहार लोगों से ऐसे महल के अंदर कुछ काम करवा लिया करते थे, है ना। और जो ये पीजेंट से किसान वगैरह थे, उनसे ये क्या करते थे, उनसे ये उगाया हुआ जो भी क्रॉप्स होती थी ना, ग्रेन्स, वो सब उनसे वसूल लिया करते थे। ठीक है ना, इस तरीके से ये टैक्स वसूल करते थे। इनके अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वैत्ती है कि
टेकन नॉट इन कैश, मतलब व्यक्ति जो था वो कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ये फोर्स लेबर के रूप में लिया जाता था। एंड कदमई और लैंड रेवेन्यू, कदमई मीन्स होता है जो लोगों के खुद के घर होते थे या जिस जमीन पे वो खेती किया करते थे, तो उनसे भी ये टैक्स वसूला करते थे। ओके, नाउ देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेसर, मतलब इस 400 प्रकार के टैक्सेस जो थे वो चोलास के इंस्क्रिप्शन में बताए गए हैं। तो आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, हाँ आज भी बहुत सारे टैक्सेस हमसे वसूले जाते हैं, है ना। देखिए, दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, ये जो भी हमसे टैक्स वसूले जाते थे ये किंग्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, किंग्स के फाइनेंस के लिए वसूले जाते थे। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, इन टैक्सों से ये क्या किया करते थे कि ये अपने मंदिरों को कंस्ट्रक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये किले बनवाते थे, मंदिरों को बनवाया करते थे और उसी में ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा क्या करते थे, लगाते थे। क्योंकि ज़्यादातर इनकी सोच ये थी कि जितना हम मंदिरों में पैसे लगाएंगे, जितना मंदिर बड़ा और भव्य दिखेगा, उतना ही इनकी मतलब इनकी रिचनेस दिखेगी कि ये बहुत अमीर राजा है बहुत, ठीक है ना, इस तरीके से। एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड अक्रॉस टू लैंड, और इनकी ये भी सोच हुआ करती थी अगर हम किसी योद्धा को हराने जाएंगे या किसी देश को जीतने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले अगर अटैक करेंगे तो वो भी किस पे करेंगे, टेम्पल पे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किंग मतलब राजाओं की सोच ही रहती है कि हम किंग पे मतलब सारा पैसा लगाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे है द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशन। तो ये देखिए जो इसमें फंक्शनरीज बताए गए हैं, तो जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, जो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, वो कौन हुआ करते थे, वो वही हुआ करते थे, उन्हीं के जो रिलेटिव्स हुआ करते थे, उन्हीं को, जैसे कि पहले उनके फादर थे उस पोस्ट में, उसके बाद उनके बेटे आ गए, फिर उनके बेटे आ गए, तो हेरिडिटरी ये पोजीशन चलती रहती थी। वही लोग, उनके आसपास के रिलेटिव ही इस टैक्स को कलेक्ट किया करते थे क्योंकि उन्हें वो अपना भरोसेमंद समझते थे। ओके, अब यहाँ है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तीज में क्या होता है, प्रशस्ती एक तरह की बुक है जिसमें कि राजाओं के अच्छे अच्छे कामों के बारे में उसमें पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि इस राजा ने यहाँ के योद्धा को हराया, यहाँ के किलों को जीता, इस तरीके से प्रशस्तीज में लिखा रहता था। ओके, देन बट जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन रहती थी वो पूरी तरह से सही नहीं रहती, जिसमें बस बढ़ा चढ़ा के राजाओं के बारे में लिख दिया जाता था। ऐसा क्लेम करते थे कि ये राजा ने ऐसा किया वैसा किया, बट इतनी इसमें सारी बातें सच नहीं हुआ करती थी। ओके, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जांपल। बस इसमें यही डिस्क्रिप्शन था कि वो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को उसमें डिस्क्राइब करवाते थे। वो भी प्रशस्ति किससे लिखवाते थे, वो ब्राह्मण से लिखवाते थे। ओके, नाउ these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in administration। तो वही मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण से लिखवाया करते थे, ब्राह्मण से ही वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करवाते थे। और क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो उनके कामकाज में भी हेल्प किया करते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स को उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनको बहुत नॉलेजेबल माना जाता था कि इनको बहुत ज्ञान है, इनको हर चीज़ का नॉलेज है, संस्कृत का नॉलेज है, तो उनको वो मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे राजा उस टाइम के। ओके, द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तीज। तो मतलब प्रशस्तीज जो मैंने आपको बताया कि प्रशस्तीज एक बुक है जिसमें कि किसी भी एक राजा के बारे में या राजाओं की अच्छी क्वालिटीज़ को उसमें डिस्क्राइब किया जाता था। ओके, प्रशस्तीज ऑफ द गुप्ता रूलर, जैसे कि गुप्ता रूलर हैं उनके बारे में लास्ट ईयर आपने 6th क्लास में पढ़ा था, उसमें भी उनकी प्रशस्तीज में उनकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। नाउ वन प्रशस्ति इज रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि मध्य प्रदेश में एक ग्वालियर है उस जगह में पाई जाती है। ठीक है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्टा। नागाभट्टा ने किन किन लोगों को हराकर कौन कौन से राज्यों को जीता है, कौन कौन से देशों को जीता है, तो उस सारी प्रशस्ति इसमें ये सारी डिटेल्स वहाँ हमको देखने को मिलती है। ओके, नाउ द किंग ऑफ आंध्रा, फिर है सिंध,
फिर है विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ ओडिशा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज। तो इसमें वही नागाभट्टा ने किन किन राज्यों को हराया, किन किन राजाओं को हरा के उन्होंने किन किन देशों को जीत लिया, ये सारी विक्ट्रीज के बारे में उनकी प्रशस्ति इसमें डिस्क्राइब है। ओके, फिर देखिए इसमें यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। द रूलर ऑफ कन्नौज ही डिफीटेड द किंग ऑफ वन, इनमें बताया गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ के राजाओं को हराया है। द किंग ऑफ वंग पार्ट ऑफ बंगाल, फिर अनर्ता ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इन सब जगहों को नागाभट्टा ने हराया था और उन राजाओं के राज्य को जीत लिया था। ओके, नॉर्थ और साउथ के भी बहुत सारे राजाओं को हरा के उन्होंने जीता था, किसने? नागाभट्टा ने। ओके, ये आपका ये दिया हुआ है द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा में, इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागाभट्टा ने किन किन राज्य के राजाओं को हराया था। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। तो राजा क्या करते थे? राजा भी बहुत चालाक हुआ करते थे। राजा सोचते थे कि ब्राह्मण्स हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे, प्रशस्तीस भी लिखते, तो वो ब्राह्मण्स को एज अ रिवॉर्ड क्या करते थे कि कोई भी एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करते थे, है ना। और जमीन का टुकड़ा, और ब्राह्मण भी चालाक थे, ब्राह्मण भी सोचते थे कि इनकी जो ये बोल रहे हैं इनका, उनके बोलने का क्या भरोसा, तो वो एक कॉपर प्लेट पे लिखवा लिया करते थे कि ये जो जमीन का हिस्सा है ये हमारे नाम है ना। तो कॉपर प्लेट्स पे जो बनी हुई है, देखिए पिक्चर बनी हुई है कॉपर प्लेट्स की, तो कॉपर प्लेट्स पे वो लिखवाया करते थे कि ये जमीनी हिस्सा हमारा है। और ऐसा भी था कि इन जमीन जो कॉपर प्लेट्स पे लिख दिया करते थे कि ये जमीन अब आपकी है, तो उसमें टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें इसमें हैं कि अगर जो कॉपर प्लेट्स में अगर ब्राह्मण्स को दिया जाता था एज अ रिवॉर्ड, तो उनमें टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगते थे। ओके, नाउ देखिए अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम, मतलब 12वीं सेंचुरी में एक संस्कृत की पोएम है कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। कश्मीर के एक कवि हैं, तो इट वॉज कंपोज बाय, मतलब प्रशस्ति इसमें तो क्या था कि राजा की अच्छी क्वालिटीज़ को ही बताया जाता था। तो एक कश्मीर के पोएट थे, इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना, जिनका नाम है कल्हाना। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, वो कई तरह के सोर्सेज यूज़ करते थे, कई सारी इंफॉर्मेशन निकाल के, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरीज टू राइट his account. Unlike the writers of प्रशस्तिस, he was often critical about rulers and their policies. मतलब यही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रशस्तिस में तो सारा डिस्क्रिप्शन राजाओं के फेवर में था, तो ये एक ऐसे कश्मीर के पोएट थे जिन्होंने राजाओं के खिलाफ भी बातें की हैं, राजाओं की निगेटिव थॉट्स और निगेटिव जो उनके काम थे उनको भी दर्शाया है, बताया है कि ये कवि जो राजा थे ये बहुत सारे गलत काम भी किया करते थे, इनके अंदर इतने सारे जो ये क्लेम करते हैं अपने आप को, वो सारी सच्चाई इनमें नहीं थी। तो कश्मीर के केवल यही एक कवि थे कल्हाना जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है किंग्स को और उनके किंगडम्स को। ओके, नाउ वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब देखिए युद्ध भी जो राजा लड़ा करते थे वो सिर्फ धन के लिए लड़ा करते थे कि हम जितने राजाओं को हराएंगे, जितने देशों को जीतेंगे, हम उतने ही ज़्यादा रिच होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा नाम फैलता जाएगा। ओके, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। अब ये कन्नौज की एक सिटी है जहाँ गंगा वैली है, वहाँ की ज़मीन जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब कीमती थी और वहाँ खेती वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, काफ़ी रिच सिटी थी वो। ठीक है, कन्नौज की एक ये सिटी थी जहाँ से गंगा वैली थी। फॉर सेंचुरीज, मतलब लगभग 100 सालों से, रूलर्स बिलोंगिंग द गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकृता एंड पाला डायनेस्टी ये ट्राई कर रहे थे कि हम इस जगह को जीत लें, इस जगह के राजा को हरा कर हम इस पर अपना अधिकार जमा लें, इसकी ज़मीन को हड़प लें। इस तरीके से सबकी सोच चल रही थी। कई लोग 100 सालों से इस चीज़ को, सेंचुरीज लग गई थी लोगों को ये ट्राई करने में। कन्नौज बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीज थी, ठीक है ना। इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ऑफन, क्योंकि कौन कौन था देखिए यहाँ पे था गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकृता एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों अपना पूरा का पूरा फोर्स लगा रही थी, पूरी ताकत लगा रही थी कि हम इस जगह को, इस कन्नौज की सिटी को जीत ले और उस जगह पर भी अपना अधिकार जमा ले, कैप्चर कर ले। ओके, इसीलिए उस जगह को ट्री-पैटेड स्ट्रगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्री-पैटेड स्ट्रगल।
हाँ ठीक है। एज वी विल सी, जैसा कि हम पेज नंबर 62 और 66 पे देखेंगे, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। मतलब कि जैसा कि अभी हमने देखा है कि राजा अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है वो क्या करते हैं, टेम्पल्स को बनाने में लगाते हैं, है ना। क्योंकि जब अगर उस जगह का, उस राज्य का मंदिर बहुत भव्य होगा तो वहाँ से उस राजा की अमीरी पता चलेगी कि ये राजा बहुत अमीर है ना। क्योंकि ये मंदिर बनवा रहा है, मंदिर में इतना खर्च कर रहा है, मतलब राजा बहुत अच्छी